अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और ख़बर आपको देंगे बर्मिंघम से मुतालिक, जहाँ पर जारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। अच्छी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान के नूर दस्तगीर भट्ट ने 109+ वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नूर दस्तगीर भट्ट ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। नूर दस्तगीर ने मर्दों के प्लस 109 किलो वेट लिफ्टिंग के फाइनल में आगाज से ही तलाई तमगा जीतने का जो अज़्म है उसका जाहिर किया और ये मेडल अपने नाम किया, जब उन्होंने शुरू से ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और पहले 170 किलोग्राम वजन उठाया और जब उन्होंने दूसरी कोशिश की तो उसे 173 किलो तक ले गए, विच इज़ वेरी अमेजिंग, वेल डन। जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयू 170 किलोग्राम के साथ दूसरे और भारत के गुरदीप सिंह और गोटन शाह 167 किलोग्राम के साथ तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद नूर दस्तगीर ने क्लीन एंड जर्क सेशन में भी 232 किलोग्राम वजन उठाकर मैदान मारा और 173, जबकि क्लीन एंड जर्क में 232 किलो वजन की लिफ्ट्स कॉमनवेल्थ गेम्स की प्लस 109 वेट कैटेगरी की ये एक रिकॉर्ड लिफ्ट्स हैं। इससे पहले ये किसी ने अपने नाम नहीं किए हैं। तो बहरहाल एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है बर्मिंघम से और बहुत बहुत मुबारकबाद हम कहते हैं। पाकिस्तान का ऑब्वियसली नाम भी रोशन किया है। इसके साथ साथ जनाब अब हम बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे और दीगर अहम खबरें और जो फर्स्ट हमारा सेगमेंट है, जो फर्स्ट टॉप स्टोरी है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब ख़बर है कि चीन की तनबीह के बावजूद अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की जो स्पीकर नैन्सी हैं, उन्होंने फ़ौजी तैयारे में वो ताइवान पहुंच गई, जो कि अमरीका के ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी चीन की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए ताइवान के दारुल हुकूमत तांपे पहुंची हैं और उनके दौरा ताइवान से दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं उनके दरमियान अब जो कशीदगी है वो बढ़ने के मामलात अब दिखाई दे रहे हैं। दोनों ममालिक ने अपनी अपनी अफवाज को हाई अलर्ट भी किया है और चीन ने नैन्सी के दौरे के जवाब में सिलसिलावार टारगेटेड कार्रवाइयों का ऐलान भी किया, जबकि चीनी लड़ाका तैयारे भी ताइवान की हदूद में दाखिल हुए हैं और अमरीकी फ़ौज का इस बारे में ये कहना है कि उसके जो बहरी जंगी जहाज़ हैं ताइवान के पानियों के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीकी बहरिया का कहना है कि उसकी 7th फ्लीट का जौहरी ताकत से लेस बहरी बेड़ा रोनाल्ड रेगन फिलिपानी समंदर में मौजूद है। पूरी इसी सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर साबिक सफ़ीर भी हैं आकिल नदीम साहब। आकिल साहब, आपको न्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं और बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वक्त के हालात के मुताबिक अमेरिका और चीन के गिर्द अपने घेरे को इस वक्त तंग कर रहा है और बराह रास्त जंग की बजाय रूस और चीन को अपने हमसायों के साथ जंग की सूरत हाल में जाना पड़ रहा है। नैन्सी ताइवान क्यों गई, इस पर चीन बरहम क्यों है? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही अभी। आखिर में जो आपने कहा वो मैं नहीं सुन सका। होपफुली आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं। मैं आकिल साहब आपको बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि नैन्सी ताइवान पहुँची हैं, चीन इस पर बरहम दिखाई दे रहा है, अमेरिका चीन के हालात में कशीदगी पाई जा रही है, डीप रीज़न क्या है? देखिए, ये अमेरिका और चीन की जो अभी रिसेंट जो ताल्लुकात में खराबी पैदा हुई है, तो वो अमेरिका का खौफ है कि चीन जो है वो एक नई सुपर पावर इमर्ज हो रहा है और उसको कंटेन करने की ज़रूरत है। तो वो मुख्तलिफ उनकी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से उन्होंने कोशिश की है कि अमेरिका को महदूद किया जाए, उसका जो एक्सपेंशन है उसको महदूद किया जाए, क्योंकि रशिया की इस वक्त इक़्तिसादी हालत वो नहीं है जो कि मिलिट्रीली शायद वो इस पोजीशन में है कि अमेरिका का मुकाबला कर सके, लेकिन ये कि माशी तौर पे जो है चीन जो है वो इस वक्त सबसे बड़ा जो है अमेरिका का एक हरीफ के तौर पे उभरा है। तो अमेरिका की अब तकरीबन ऑलमोस्ट 15 सालों से कोशिश है कि चाइना को कंटेन किया जाए, जिसके लिए पिछले सदर जो थे ओबामा, उन्होंने पिवट एशिया पॉलिसी भी इख्तियार की, जिसमें
کوشش یہ کی گئی کہ ملٹریلی چائنا کو جو ہے وہ محدود کیا جائے، اور ساؤتھ چائنا سی میں خاص طور پہ ایسی ایکٹیویٹیز کی گئی اس ساؤتھ چائنا سی کے جتنے بھی ملک ہیں، نیبرنگ ملک ہیں، ان کے ساتھ ایک گروپ بنانے کی کوشش کی گئی، جس میں کہ یہ کہا گیا کہ چائنا کے جو ملٹری ایکسپینشن ہے اس کو روکا جائے. لیکن چائنا نے اسی زور و شور سے اس نے بھی اپنی جو ہے وہ اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھانے کی پالیسی جاری رکھی ہوئی ہے، اور وہ اب آلموسٹ ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہ تقریباً چائنا نے اس پہ ایک بہت بڑا اپنا بحری بیڑا پھیلایا ہے، اور وہ جو وہاں کے لٹرل کنٹریز ہیں ان کو بھی پریشر میں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بین الاقوامی سیاست کی وجہ ہے. اور دوسرا مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اب امریکہ میں نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، اور اس میں لگتا نہیں کہ امریکہ کی جو اس وقت رولنگ پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو بائیڈن جس کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید وہ مڈ ٹرم الیکشن میں زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر سکیں گے، اور ان سے سینٹ اور ہاؤس کی جو میجورٹی ہے وہ ان سے شاید چھن جائے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک اپنا انٹرنیشنل پریزنس دکھانے کے لیے، اور چونکہ ریپبلکن جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی چائنا کی کافی ایکسپینشن کے خلاف ہے. اگر آپ کو یاد ہو ڈونلڈ ٹرمپ جو پچھلے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے چائنا کے خلاف کافی اکنامک سینکشنز وغیرہ بھی لگائیں، اور وہ چائنا کی جو ہے وہ اکنامک رائز جو ہے، معاشی جو ان کی ترقی ہے یا جو ان کی برتری ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ تھا کہ چائنا کو میسج دیا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں ابھی بھی دلچسپی رکھتا ہے، اور اس میں چائنا کی جو ہے بالادستی کو قبول نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ ایک اچھے طریقے سے انہوں نے اس طرح بھی کیا کہ وہ نینسی پیلوسی جو ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ تو نہیں ہے، وہ ایک لیجسلیٹر ہے، اپنا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی اسپیکر ہے. تو لیجسلیٹر جو ہیں وہ ساری دنیا میں دائیں بائیں ملکوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور ان کا ضروری نہیں کہ ان کا ملک کی پالیسی سے اسی کی بنیاد پہ وہ اپنے انیشیٹو لے رہے ہوں. تو یہ ایک یہ بھی ایک اوپینین ہے امریکی جو ڈیسیجن میکرز میں کہ یہ ان کا ایک پرائیویٹ وزٹ ہے. جو عاقل صاحب آپ نے پوری بات پہ آپ نے روشنی ڈالی ہے، لیکن یہاں پر چین نے اب پہلے دھمکی دی کہ وہ امریکی اسپیکر کے جو طیارے ہیں اس کو نشانہ بنائیں گے، اور پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کی باتیں بھی ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ چین پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کرنے جا رہا ہے؟ اس طرح تو میرے خیال میں جو امریکی منصوبہ بندی ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ میرے خیال میں چین جو ہے وہ بڑے وہ حکمت کے ساتھ ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کوئی کانفلکٹ یا ایسی کوئی ملٹری اسکلیشن ہوگی. چونکہ انہوں نے وزٹ کیا نینسی پیلوسی نے، تو وہ انہوں نے ایک ریئیکشن تو دکھانا ہے، تو انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ اپنا ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ تائیوان اسٹریٹ کے ارد گرد تو چائنیز جو نیول پریزنس تو بہت پہلے سے ہے، اور وہ ریگولرلی اس طرح کی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. لیکن اس دفعہ انہوں نے تھوڑا سا اس کو اوپر لے کر گئے ہیں کہ انہوں نے اب لائیو فائر بھی یوز کریں گے جب وہ پریکٹس وغیرہ جو ان کی ایکسرسائز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں. تو چونکہ چائنا جانتا ہے کہ بلکہ ابھی حالیہ ایکسپیرینس سے لگتا ہے کہ جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو وہ ابھی آپ دیکھیں کہ 4-5 مہینے ہو گئے ہیں، اور روس جو کلیم کر رہا تھا کہ جی وہ ایک ہفتے میں سب کچھ اپنا آپریشن پورا کرنے کا نہیں کر سکا. تو ایک دوسرے ملک پہ جا کے قبضہ کرنا اور اس کو مینٹین کرنا، سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو چائنا ان چیزوں کو جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ چائنا جو تائیوان ہے، چائنا اور تائیوان کے درمیان میں سمندر ہے اور کافی فاصلہ ہے، اور کسی قسم کے اس طرح کے لاجسٹک آپریشن کی لاجسٹکس جو ہیں ان کو بہت مشکل ہوتا ہے. تو ویسے چائنا چونکہ اس کا پچھلے آپ دیکھیں کہ 30-35 سالوں سے زیادہ فوکس یہ رہا ہے کہ اس کی معاشی ترقی ہو، تو وہ اس نے کسی قسم کے بھی انٹرنیشنل جو ان کے بھی پرابلمس تھے ان میں انہوں نے کوئی زیادہ
بہت زیادہ ایگریسولی نہیں پلے کیا. مثلا چین انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں, انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایک لو لیول کی انٹینسٹی اس کی رکھی, لیکن کوئی اس کو ہائر لیول پہ نہیں رکھ رہی. اور وہ ان کا پہلا فوکس یہ ہے کہ جی چائنا میں معاشی ترقی ہو. اور یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پچھلے 30-35 سالوں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چائنا کی جو ہے وہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے. چائنا بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز اکانومی اس وقت ریسیشن میں ہے. عاقب صاحب, اگر 30-35 سال کی آپ نے بات کی ہے, پوری ہسٹری بھی آپ نے چائنا کی بیان کی ہے کہ معاشی ترقی کے حوالے سے کتنے فوکس دکھائے دیں, تو یہ سب کچھ کہاں جا کے لیڈ کرے گا, اینڈ کہاں پر ہوگا, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گی. لیکن میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں فی الوقت کہ پاکستان نے ون چائنا پالیسی کا اعادہ کیا اور چین کی بھرپور حمایت بھی کی. امریکہ بھی ون چائنا پالیسی کو مانتا ہے. تو ناظرین کی آگاہی کے لیے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ ون چائنا پالیسی اصل میں ہے کیا؟ ون چائنا پالیسی یہ ہے کہ جی تائیوان جو ہے وہ اس کا حصہ ہے, چائنا کا حصہ ہے. اور لیکن ہمارا تو بڑا کلیئر اسٹینڈ ہے کہ جی وہ چائنا کا حصہ ہے, اور چائنا جس وقت چاہے تو اگر وہ اس پہ اگر ملٹریلی بھی اس پہ اگر اٹیک کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے ملک کے ساتھ ملانا چاہتا ہے, تو یہ چونکہ چائنا کا ہی حصہ ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن امریکہ جو ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ون چائنا پالیسی پہ وہ یقین رکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر, لیکن اس میں وہ تھوڑا سا کیویٹ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تائیوانیز جو ہے وہ خود فیصلہ کرے تو چائنا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ امریکی لاز بہت سارے جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ون چائنا پالیسی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تائیوان کا جو ہے رائٹ ٹو آرم اٹ سیلف, اس کو بھی وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر فرض کرے کہ اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اسلحہ وغیرہ دیں گے. مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ بھی دیکھنا جانا باقی ہے. امریکہ اور جو چائنا ہے فوجی ہائی الرٹ پر ہے, لیکن دنیا کی دو بڑی طاقتیں آپس میں جنگ ان کے بیچ میں ویسے ممکن تو نہیں ہے, لیکن معاملہ کہاں رخ اختیار کرے گا یہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں. وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدائے پولیس کی عظیم خدمات کو آج ہم اپنے پروگرام نیو پاکستان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یوم شہدائے پولیس 4 اگست یعنی کہ آج کے دن منایا جاتا ہے. قانون کی بالادستی ہو یا پھر امن و امان کا قیام ہو, دہشت گردی کا خاتمہ ہو یا پھر سماج دشمن عناصر سے مقابلہ ہو, ہر محاذ پر ہماری جو پولیس فورس ہے ان کے بہادر جوان اپنی ذمہ داریوں سے احسن طور پر عہدہ برا ہوتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے آئے ہیں. نیشنل پولیس بیورو پاکستان کے زیر اہتمام ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس کے منانے کا مقصد قوم کے ان بہادر سپوتوں کی شجاعت کو سلام پیش کرنا ہے اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کی یاد میں بڑی تقاریب کا انعقاد کرنا ہے, جس میں شہداء کی ارواح کو ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی جاتی ہے. شہداء کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور محکمہ پولیس کے شہداء کو شاندار انداز میں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. چاروں صوبوں کی پولیس اور اسپیشل فورسز کی جانب سے صوبائی, ریجنل اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں سیمینار کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے, جس میں پولیس افسران, اسپیشل برانچ, سی ٹی ڈی, ایف آر پی, ایلیٹ پولیس, ٹریننگ سٹاف اور ٹریفک پولیس سمیت ہر یونٹ کے افسران اور جوان شہدائے پولیس کے لواحقین اور اہل خانہ کے علاوہ مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے شہریوں کی کثیر تعداد آج ہونے والی تقریب میں ان کو عقیدت پیش کرنے کے لیے, خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شرکت کر رہی ہے. یوم شہدائے پولیس پر اس عزم کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف پولیس فورس کے نہیں بلکہ پوری قوم کے شہداء ہیں اور ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں اور نہ ہی انہیں کبھی بھولیں گے. ہمیں ان کی عظیم قربانیوں پر فخر ہے. پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی طرف سے اسی حوالے سے ایک ڈاکومنٹری تیار کی گئی ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھیں.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, जहां पर बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक अब नई रिपोर्ट सामने आ गई है और ये रिपोर्ट कह रही है कि गुज़श्ता 24 घंटों में बारिश और सैलाब से मजीद 15 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 164 तक पहुंच चुकी है। जाँ बहक होने वालों में 67 जो नंबर बताया जा रहा है वो मर्दों का है, 43 खवातीन हैं, 55 बच्चे शामिल हैं। बारिशों के दौरान हादसात का शिकार होकर तकरीबन 74 अफराद जख्मी हुए हैं। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 13,975 मकानात को नुकसान पहुंचा है और बारिशों में 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 मुख्तलिफ शाहराएं हैं जो कि शदीद मुतासर हुई हैं। बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर 16 पुल भी टूटे हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त बहाली के काम की सूरत हाल क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे मंजूर हुसैन इस वक्त मौजूद हैं लसबेला में, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंजूर, बताइएगा, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी दौरे पर पहुंचे थे, उन्होंने बलूचिस्तान के मुतासरीन को 24 घंटों में मुआवजे की अदायगी के हवाले से हिदायत जारी की थी। अब 72 घंटे गुजर चुके हैं, सूरत हाल क्या है? शुक्रिया नबिया। देखिए, बारिशें भी थम गई लसबेला की और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेले आबादी में भी दाखिल हो गए, मकानात गिर गए, हजारों लोग बेघर हो गए। 1 दर्जन से जायद बता रहे हैं कि अमवात हुई हैं, लोगों के माल मवेशी खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुसलसल चलने वाली बारिशों ने बलूचिस्तान समेत लसबेला में के लोगों को भी मफलूज कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा बलूचिस्तान का था जिन्होंने इमदाद का ऐलान किया था, जो सैलाबी रेले में बह गए थे, जाँ बहक हुए थे, जख्मी हुए थे, उनका इमदादी ऐलान किया था, मगर अब तक वो ऐलानात पर अमल दरामद ना हो सका। अगर हम बात करें कि ज़िले इंतजामिया की, अगर मुख्तलिफ बलूचिस्तान की ज़िले इंतजामिया ने जो रेस्क्यू के ऑपरेशन किए थे वो भी सिर्फ फोटो सेशन के तहत जो है फोटो सेशन के तहत थे। इसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला की बात करें तो इसी तरह लसबेला की तहसील लाखड़ा के इलाके 90% जो है मुतासिर हुए हैं, जिनमें ओढ़ की जो लाखड़ा का मुआवजा के ठीक है। बहाली के कामों से मुतालिक मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। मंजूर हुसैन, आप मेरे साथ ही मौजूद रही है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है नसीर अहमद नासिर साहब, DG PDMA हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि बलूचिस्तान सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है इस वक्त। अगर बात की जाए बहाली के कामों की या नुकसानात की तफसील, तो वो मैं थोड़ी सी तफसीलात उसकी जानना चाह रही हूँ आपसे। जी प्लीज। अच्छा, इस तरह जैसा कि आपने पूरे प्रोविंस की बात की, नो डाउट कि हमारे 34 जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें आप ऐसा समझे कि 27 जो है ना वो डैमेज हुए। तो आप अगर एरिया वाइज देखें तो बलूचिस्तान के एरिया वाइज स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, मुश्किलात है, चैलेंजेस है, लेकिन हौसले बुलंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, चाहे वो फेडरल है या प्रोविंशियल मशीनरी है, वो जो बहाली के काम के हवाले से आपने बात की उसमें दिन रात मसरूफ है। और जहाँ तक लसबेला की बात की तो लसबेला में मेन जो हाईवे जो कोयटा कराची हाईवे है, वहाँ पे हमारे पास जो मेन ब्रिजेस थे वो डैमेज हुए थे। तो बहाली के हवाले से जो NHA है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी जो इदारे हैं, उन्होंने पार्शली वो रोड जो है ना रिस्टोर कर लिए। यकीनन उसको जो है ना मुकम्मल तौर पे बहाल होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन लाइट ट्रैफिक और प्लस कुछ हद तक जो है ना ईवी ट्रैफिक के लिए भी रास्ते बहाल कर दिए। अभी मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब का पानी है उसकी सूरत हाल क्या है? मजीद कोई रैले या बारिश यहाँ पर होने की तवक्को तो नहीं की जा रही है सर? देखिए, इस तरह के मैं फिर रिपीट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, CM साहब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी कहीं पे इस तरह के जो है ना कमी बेशी नजर ना आ जाए। जहाँ पे लोगों को जितना रिलीफ मिल सकता है, जितना बहाली का काम आप उनको तेज कर सकते हो वो कर ले। तो तमाम इदारे उसी पे जो है ना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि लोगों के जो है ना वो पानी के हवाले से, यकीनन जो है ना कुछ इस तरह की एरियाज लसबेला में है जैसा कि लाखड़ा और कनराज, वहाँ पे लोग स्टक नहीं, आप स्टक उसको नहीं कह सकते, वो पानी के दरमियान में जरूर है लेकिन वो सेफ है,
वो वहाँ से जो है ना जाना भी नहीं चाहते। उनकी डिमांड या रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि उन तक चूंकि पानी लेफ्ट राइट मौजूद है कि उनको जो है ना फूड खुराक मिल सके, तो वो अपने जो है ना खुद भी अपने तौर पे सेफ है और जो उनकी मालदारी जो माल मवेशी है वो भी सेफ है। तो इस किस्म के है। लेकिन जैसा कि रिपोर्टिंग हो रही है सोशल मीडिया पे कि लोग स्टक है, खुदा न खास्ता वहाँ पे जो है ना उनकी जिंदगी को खतरा है, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। गवर्नमेंट एक प्रोसीजर के तहत उनको जो है ना बजरिया एली बोट्स और हमारे जो 4 व्हील ट्रक्स या गाड़ियां हैं उनके जरिए उनको खुराक पहुंचाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी नसीर साहब, वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जो हिदायत सामने आई थी कि मुतासरीन को मुआवजा अदा करना है, 72 घंटे गुजरने के बाद मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अदायगियों के हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल पीएम साहब की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है और यकीनन उस पर अमल हो भी गया। जहाँ तक प्रोविंशियल जो उनको जो डेथ केसेस में उनको कंपनसेट करना था, तो वो तो 100% जहाँ जहाँ से डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट किए थे। इसमें एक चीज मैं क्लियर कर लूँ, थोड़ा कंफ्यूजन पब्लिक या जनरल जो मीडिया पे इशूज चल रहे वो इस तरह है कि जब स्टार्ट में डेथ केसेस जो है ना रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो फर्स्ट फेज में जो है ना समरी बना करके गवर्नमेंट को फॉर अप्रूवल भिजवा दी थी। वो जो कंपनसेशन केसेस थे डेथ केसेस के वो पहुंच गए, वो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीजेस भी दे दिए, उन्होंने चेक्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ली। अभी डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट्स हो रहे थे डेथ केसेस, तो वो एक नेक्स्ट फेज में हमने उनको रखा है। नेक्स्ट फेज में जब हम उनको भिजवाएंगे तो उनकी अप्रूवल भी आ जाएगी। जहाँ तक फर्ज करें अभी बलूचिस्तान में 90 केसेस थे जो कि फर्स्ट फेज में हमने भिजवाए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने उनकी अप्रूवल दी थी और बाकायदा डिप्टी कमिश्नर्स को जो है ना वो अमाउंट रिलीज हो गए, उन्होंने उनके घरों में जा करके चेक्स दे दिए। और जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट की बात है, इंडिया में की बात है, वो भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तशरीफ लाए थे, उन्होंने खुद जो 1 मिलियन पर हेड अपने हाथ से जो भी अफेक्टेड लोग थे या जो भी उनके नेक्स्ट ऑफ किन थे उनके हवाला कर दिया और बाकी भी प्रोसेस चल रहा है। इस तरह नहीं कि रुका है। जहाँ से हमें अच्छा, किला सैफुल्लाह के हवाले से मैं जरूर जानना चाहूंगी। वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई, हमने न्यूज में भी वक्तन फवक्तन ये देखते रहे और काफी नुकसान हुआ। वहां पर इमदादी कैंप्स में खाना ना मिलने की भी शिकायत मौसूल हो रही थी, आम थी, उसका अजाला हो सका? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं फिर कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कम्युनिटी में जा करके फर्दन वहाँ लोगों से मिले, कम्युनिटी के लोगों से उनके इश्यूज पूछे। यकीनन बिल्कुल लोगों के कुछ इश्यूज या कुछ आप कमजोरियां कह सकते हो वो वहाँ पे नोट की गई। तो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के मुताबिक कोशिश ये हो रही कि इस तरह के इश्यूज रिपीट ना हो और उसको कवर करने की कोशिश की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। एक मरतबा फिर से बात करते हैं लसबेला से हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मंजूर से। मंजूर सेन, बताइएगा मकामी जो इंतजामिया है वो आपको कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? ग्राउंड रियलिटीज़ जो है मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। शुक्रिया। देखिए, जिस तरह नसीर साहब ने कहा कि लाकड़ा और कनाज का जो है ज़मीनी राब्ता जो है बहाल किया गया, मगर अभी हमारी जो ताज़ा तरीन जो इतलात आ रही हैं वहाँ पर जो लाकड़ा के इलाके हैं कुछ हैं, मगरबी जो इलाके हैं और तकरीबन 75% जो है सैलाबी रेले से मुतासर हुए हैं। चंद ऐसे इलाके हैं लाकड़ा के जिनमें 5 फुट तक अभी भी जो है पानी वहाँ मौजूद है। इन इलाकों का जो है शहर से ज़मीनी राब्ता बिल्कुल मुनक़ता हो गया है और कोई भी इलाकों में रसाई का निज़ाम मौजूद नहीं है। पानी जो है मौजूद होने की वजह से वहाँ पर इस वक्त जो इतलात आ रही हैं मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं, हेल्थ की भी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जबकि लाकड़ा शहर में एक वाहिद छोटा सा अस्पताल है, उसमें भी जो है डॉक्टर का जो कोई अता पता नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो है मरीजों को किसी भी तरह सहारा देकर शहर लाने की कोशिश कर रही हैं। अभी सुबह को एक इतलात मिली थी कि वहाँ पर लाकड़ा के इलाके में सदूरी में जो है एक पानी के रेले में 2 अफराद बह गए थे, जिनको जो है दोनों अफराद को निकाल लिया गया था, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में ही एक अफराद जो है जान की बाजी हार गया। तो इसी की तरह सूरत हाल कनराज की भी। ठीक है मंजूर हुसैन, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे ग्राउंड रियलिटीज और जो फैक्ट्स हैं इंतजामिया कितनी मुतहरिक है इस हवाले से आपने हमें बताया। नसीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते साथ रहिएगा।